हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। आज हम 10 नवंबर 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 1 पर प्रकाशित हुई है। पंजाब रिवोक्स जनरल कंसेंट गिवन टू सीबीआई। ये जो न्यूज़ है ये हमारी यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के संघीय ढांचे से संबंधित जो विषय और चुनौतियां हैं उससे संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि वास्तव में जनरल कंसेंट जो है वो होता क्या है। तो पंजाब सरकार ने राज्य में जो मामलों की जांच होती है सीबीआई के द्वारा, उसके लिए जो सामान्य सहमति दी जाती है, जो जनरल कंसेंट दिया जाता है, उसे वापस ले लिया है। इस प्रकार का कार्य जो है पहले भी कई राज्यों के द्वारा किया गया है और अब पंजाब के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर जनरल कंसेंट से मतलब समझें तो जनरल कंसेंट जिसे सामान्य सहमति कहते हैं, तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है अर्थात जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी होती है उसका अपना स्वयं का अधिनियम होता है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो अधिनियम है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम। इसके तहत ये जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसे अनुशासित किया जाता है और ये जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरा देश है। लेकिन वहीं पे अगर हम सीबीआई के बारे में बात करें तो जो सीबीआई है उसको दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत बनाया गया है और इस अधिनियम से सीबीआई जो है उसे अपनी शक्तियां प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो सीबीआई है उसके द्वारा किसी भी राज्य में अगर जांच करनी होती है तो उसे राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य हो जाती है। तो इस तरीके से जो सीबीआई के द्वारा राज्य सरकार से सहमति ली जाती है वो सहमति दो तरीके की हो सकती है। एक तो होती है विशेष मामले से संबंधित सहमति और दूसरी होती है सामान्य सहमति। तो अगर सीबीआई को किसी राज्य से सामान्य सहमति प्राप्त होती है तो वो उस राज्य से संबंधित किसी भी मामले में जांच कर सकता है। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी पंजाब सरकार ने ये सामान्य सहमति वापस ले ली, उसी तरीके से अगर राज्य में सहमति नहीं होती है तो उन्हें विशेष मामले में सहमति लेनी पड़ती है। केस बाय केस बेसिस पे सीबीआई को राज्य से सहमति लेनी होती है। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 जो है उसकी धारा 6 के तहत सीबीआई को दी गई जो सामान्य सहमति है उसको राज्य के द्वारा वापस लिया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने की चीज ये है कि सीबीआई का जो अधिकार क्षेत्र है वो केवल केंद्र सरकार के जो विभाग होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं उन तक ही स्थित है। लेकिन अगर राज्य सरकार के जो विभाग होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं उन पर कोई कार्यवाही की जानी है तो राज्य सरकार द्वारा सहमति देने के बाद ही सीबीआई राज्य सरकार के कर्मचारियों या किसी भी राज्य में हिंसक अपराध अगर हो रहा है तो उससे संबंधित मामले और अन्य मामलों की जांच कर सकता है। अगर हम यहाँ पर ये चर्चा करें कि इस प्रकार की जो सहमति है उसकी आवश्यकता सीबीआई को क्यों होती है, तो सामान्यतः सीबीआई जो होता है उसको संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए सामान्य सहमति प्रदान की जाती है। लगभग जो राज्य हैं उनमें इस तरीके की सहमति प्रदान की है और अगर उन राज्यों के द्वारा इस तरीके की सामान्य सहमति प्रदान नहीं की जाती है तो सीबीआई के द्वारा राज्य से प्रत्येक मामले में सहमति लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि कई राज्यों के द्वारा ये जो सामान्य सहमति है इसे वापस लिया जा रहा है। जैसे पहले महाराष्ट्र के द्वारा ऐसा किया गया था, राजस्थान के द्वारा भी ये सामान्य सहमति वापस ली गई है। साथ ही छत्तीसगढ़, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जिनने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली है और अब इसके बाद में पंजाब के द्वारा भी ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम सामान्य सहमति वापस लेने के तात्पर्य से बात करें कि ये जो सामान्य सहमति है इसे वापस लिया जाता है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है कि सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या इन राज्य में तैनात किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध कोई ताजा मामला दर्ज नहीं कर सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई ताजा मामला दर्ज नहीं कर सकता है अब सीबीआई। लेकिन अगर पहले से कोई मामले की जांच चल रही है तो वो
जांच उसी तरीके से जारी रहेगी। सामान्य सहमति को वापस लेने का सीधा अर्थ ये है कि सीबीआई अधिकारी के द्वारा उस राज्य में प्रवेश करते ही एक पुलिस अधिकारी के रूप में उन्हें जो शक्तियां प्राप्त है वो समाप्त हो जाएगी। अर्थात अगर सीबीआई का कोई भी ऑफिसर जो है वो उस राज्य में, उस स्टेट में प्रवेश करता है, तो सीबीआई के ऑफिसर को एक पुलिस अधिकारी की जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी और ये शक्ति उन्हें तब तक प्राप्त नहीं होगी कि जब तक ये जो राज्य सरकार है वो अनुमति नहीं देती है। तो इसके संबंध में हम राज्यों में सीबीआई के द्वारा किसी मामले की जांच की स्थिति की बात करें तो सामान्य सहमति वापस लेने के बाद में क्या होता है कि राज्य में सीबीआई के पास में जो पुराने मामलों का जांच करने की शक्तियां हैं वो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन सीबीआई जो है वो नए मामले की ताजा जांच नहीं कर सकता है। इसके अलावा सीबीआई के पास में अभी भी दिल्ली से जुड़े कोई भी अपराध है या उससे संबंधित जो मामले हैं, जिसका जो केस है वो दिल्ली में दर्ज किया हुआ है, उसकी गिरफ्तारी से संबंधित और उससे मुकदमे से संबंधित जो कार्यवाही है वो राज्य में कर सकता है, लेकिन राज्य से संबंधित नया मामला राज्य की अनुमति के बिना नहीं ला सकता है। साथ ही सीबीआई जो है वो राज्य की किसी स्थानीय अदालत से वारंट प्राप्त कर सकता है और जांच आदि का कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पर चर्चा करें कि राज्यों के द्वारा ये जो अनुमति वापस लेने का कार्य किया जाता है, इस प्रकार का निर्णय लेने का कारण क्या हो सकता है, तो अगर कोई राज्य सरकार ये मानती है कि जो केंद्र के आदेश हैं उससे मंत्रियों, निर्वाचित सदस्यों या फिर अधिकारियों को सीबीआई के द्वारा लक्षित किया जा रहा है और सामान्य सहमति वापस लेने से उनकी रक्षा हो सकती है, तो राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस तरीके की चीज के लिए राज्य सरकार के द्वारा काम किया जाता है, लेकिन अभी भी ये एक राजनीतिक धारणा है और ये बहस का विषय हो सकता है। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी कि पंजाब के द्वारा जो जनरल कंसेंट अर्थात सामान्य सहमति वापस ली गई है सीबीआई से, उसके संबंध में। इसी के संबंध में हम प्रीलिम से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में एक अभ्यास प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो सीबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, सीबीआई कोई संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि सीबीआई कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि ये भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद में अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज आर्टिकल की तरफ। दूसरा न्यूज आर्टिकल है जो कि पेज नंबर 1 पर प्रकाशित हुआ है। ये है जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और पारिस्थितिकी विषय से संबंधित, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित। तो न्यूज है, एनजीटी लिंक्स क्रैकर सेल टू एयर क्वालिटी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी ने सोमवार को ये निर्देश जारी किए हैं कि देश भर में उन सभी शहरों और कस्बों में जहां पर की जो परिवेशी वायु गुणवत्ता है गिर गई है और जिसका स्तर जो है वो पुअर से सीवियर के बीच में है, जिन भी शहरों में और कस्बों में वहां पर पटाखों की जो बिक्री है वो 10 से लेकर 30 नवंबर के बीच में बिक्री और उपयोग पटाखों का पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, उनकी अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने ये भी निर्देश जारी किए हैं कि देश के जिन स्थानों में जो परिवेशी वायु की गुणवत्ता है वो मध्यम से नीचे के स्तर की श्रेणी में है, अर्थात जो एवरेज से गुड के बीच में है, वहां पर भी जो हरित फटाके हैं, जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, वही चलाने की अनुमति होगी। और इसके अलावा फटाके चलाने का जो समय है वो करीब 2 घंटे तक के लिए सीमित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उनके द्वारा फटाके की जो सेल है, फटाके की जो उत्पादन, बिक्री और उपयोग है, उसे एयर क्वालिटी से लिंक किया जा रहा है। मतलब ये बोला जा रहा है कि जिन शहरों और कस्बों में वायु की गुणवत्ता खराब है वहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा और जहां पर वायु की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर है वहां पर केवल हरित फटाकों का उपयोग किया जाएगा और जो समय सीमा है वो 2 घंटे तक की होगी। तो यहाँ पर अगर हम वायु गुणवत्ता सूचकांक के मानक के बारे में बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक का जो मानक है उसके अनुसार
अगर उस मानक में शुरुआती 100 अंक प्राप्त होते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है, और जैसे जैसे ये अंक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बोला जाता है कि वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। तो 100 से 200 तक अगर वायु का स्तर है तो उसे एवरेज अर्थात ठीक ठाक की श्रेणी में रखा जाता है। 200 से 300 तक के वायु स्तर को पुअर अर्थात खराब में माना जाता है। 300 से 400 तक के वायु स्तर को बहुत खराब, और 400 से 500 को खतरनाक अर्थात सीवियर बोला जाता है। तो खराब से और सीवियर तक की जो कैटेगरी है वहां पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। और इसके अलावा ये बोला गया है कि इसके लिए जो आंकड़े लिए जाएंगे वो नवंबर 2019 के आंकड़े होंगे। तो पैनल ने ये निर्दिष्ट किया है कि नवंबर 2019 के डाटा का उपयोग करके औसत परिवेश वायु गुणवत्ता का पता लगाया जाएगा और उसके आधार पर ये निर्णय लिए जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोविड-19 के जो महामारी है उसके आंकड़ों के संबंध में ये बोला गया कि ये महामारी उस स्थान पर ज्यादा हो रही है जहां पर वायु की गुणवत्ता खराब है। तो इस तरीके से कोविड-19 के केस को भी वायु की गुणवत्ता से जोड़ा गया है, और ये बोला गया है कि जो प्रदूषण है वो कोविड-19 को बढ़ाता है, और न केवल वायु गुणवत्ता के आधार पर पटाखों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और जो समितियां हैं उनको वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष पहल करनी चाहिए, और साथ ही प्रदूषण के अन्य सभी जो स्रोत हैं उनको भी विनियमित करना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो पटाखों को एयर क्वालिटी इंडेक्स से जोड़ रहा है। और इसी के संबंध में पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है जो कि जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और पारिस्थितिकी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। ये एडिटोरियल है नो फायरवर्क्स। तो ये इसी के संबंध में है जो डिसीजन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया। तो इसमें ये बोला गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली जो कि हमारे देश की राजधानी है वहां पर दिवाली के दौरान और शहरी केंद्रों में पटाखों की बिक्री और उपयोग को जो प्रतिबंधित किया है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अभी के समय में जो खराब वायु गुणवत्ता देखी जा रही है उसमें ऐसा होना चाहिए था। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए गए उन आदेशों का विस्तार करते हुए कुछ शहरों और कस्बों को रियायतें भी दी गई, जो कि हमने देखा कि कुछ शहरों और कस्बों जहां पर वायु की गुणवत्ता थोड़ी ठीक है वहां पर हरित फटाके चलाए जा सकते हैं, और साथ ही फटाकों को चलाने के लिए निर्दिष्ट घंटे की अनुमति दी जाएगी, एक समय प्रदान किया जाएगा, उसी समय में फटाके चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस एडिटोरियल में ये बोला जा रहा है कि अगर ये जो प्रतिबंध है ये आगे जारी रहता है तो ये क्रिसमस और न्यू ईयर तक इसका विस्तार हो सकता है। इसी के साथ में एनजीटी ने ये ध्यान दिया है कि कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इनके द्वारा क्या किया गया कि पहले ही इस साल पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे कि पर्यावरण की स्थिति जो बिगड़ रही है उसे एक प्रकार से जवाब दिया जा सके। और अब इस प्रकार के प्रतिबंध के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरे देश के लिए घोषणा की है। अब ये जो ट्रिब्यूनल है इसके द्वारा जो तर्क दिया गया वो रोजगार और राजस्व के घाटे पर सतत विकास में ऐतिहासिक सिद्धांत को प्रधानता देता है। मतलब ट्रिब्यूनल के द्वारा ये तर्क दिया गया है कि जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है रोजगार और राजस्व घाटे से, और इससे ये ऐतिहासिक सिद्धांत को प्रधानता देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फटाकों पर जिस तरीके से बैन लगाया जाएगा उससे क्या होगा कि कई रोजगार के क्षेत्र में घाटे होंगे, कई लोगों को नुकसान होगा, साथ ही जो राजस्व घाटा है देश को वो भी होगा। लेकिन ये सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। सतत विकास को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। कोविड-19 का जो प्रभाव है वो हम काफी समय से देख रहे हैं, और अब ये बोला जा रहा है कि जब सर्दियों का समय आएगा तो उस समय कोविड-19 के मामले बढ़ने की आशंका है। लेकिन इसके साथ ही अभी राज्यों में ये देखा जा रहा है कि खासकर दिल्ली में दिवाली के पहले का जो समय होता है उस समय खेत में जो धुंध जलाई जाती है, जो स्टबल बर्निंग होती है, उससे भी जो प्रदूषण है वो बढ़ता है, और वो मुख्य रूप से दिल्ली में देखने को मिलता है। इसके साथ ही इस प्रकार का जो धुंध को जलाने से प्रदूषण होता है वो एक प्रकार से देश का जो उत्तर और पूर्वी भारत का हिस्सा है वहां पर एक वार्षिक घटना है, ये हर साल होता है, जिससे कि जो पर्यावरण है वो प्रभावित होता है, साथ ही स्वास्थ्य और उत्पादकता लागत जो है उस क्षेत्र में वो बढ़ती है। तो अगर हम ये देखें कि एक तो कोविड-19 महामारी का समय है
और इसके लिए ये बोला जा रहा है कि ये जो सर्दियों का समय है उसमें बढ़ने की संभावना है। उसके अलावा जो पराली जलाई जाती है, जो धुंड जलाई जाती है, उसके कारण प्रदूषण बढ़ता है। अब उसके अलावा दिवाली के समय में फटाके चलाए जाते हैं तो उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो हम अगर यहाँ पर ये मान ले कि ये जो कृषि अवशेष होते हैं ये नहीं होते तो शायद फटाकों को एक सीमित मात्रा में जलाने की कुछ जगह मिल सकती थी। लेकिन अभी का समय ऐसा है जब जलवायु परिस्थिति में काफी परिवर्तन हो रहा है, तापमान वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही वायुमंडलीय परिसंचरण की जो स्थिति है वो भी संकट में है। तो ऐसे समय में एक तरीके से हमें नुकसान नियंत्रण अर्थात क्राइसिस मैनेजमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि आतिशबाजी का जो बाजार है उसमें चिंताएं देखी जा सकती है और उन चिंताओं का समाधान करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी के समय में हमें नुकसान नियंत्रण की आवश्यकता है। अगर हम ये माने कि कोविड-19 के जो मामले हैं, मान लीजिए अगर वो भी नहीं बढ़ेंगे तो भी जो नीति निर्माता हैं उनको ये स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो लाया गया था, इस कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा जो उपाय लाए गए थे उसमें ये बोला गया था कि 2024 तक जो 2017 का पार्टिकुलेट मैटर का स्तर है उसे कम से कम 20 से 30% तक कम करना है और इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए इस प्रकार से जो फटाकों पर बैन लगाने की कार्यवाही है वो काफी आवश्यक है। इसके साथ ही सरकार के स्वयं के प्रवेश से एनसीआर में अगर हम 2019 के मामलों की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन का जो क्षेत्र है, एनसीआर का जो क्षेत्र है, वहां पर 2019 के दौरान वायु की गुणवत्ता का जो स्तर था पुअर से लेकर सीवियर के बीच के जो स्तर के दिन थे वो लगभग 148 थे। मतलब एनसीआर का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में 2019 में वायु गुणवत्ता का स्तर लगभग 148 दिनों के लिए पुअर से लेकर सीवियर के बीच की श्रेणी में था। अगर इसका हम कंपैरिजन करें इससे पिछले साल के लिए तो इससे पिछले साल से ये कम था, क्योंकि इससे पिछले साल ये दिन लगभग 206 थे। इसके अलावा कई अन्य शहरों में भी ये समान प्रोफाइल है, लेकिन अन्य शहरों पर ध्यान कम दिया जाता है और दिल्ली पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है, लेकिन अन्य शहरों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्रदूषण से जो कुल मौतें होती है उनका 40% जो है वो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में होता है। और वहीं पे अभी के समय में कोविड-19 की जो उच्च मृत्यु दर है उसे भी हवा की गुणवत्ता से लिंक किया जा रहा है। और ये जो सबूत है ये यूएस में देखे गए कि जहां पर हवा की गुणवत्ता खराब है और जहां पर प्रदूषण ज्यादा है वहां पर कोविड-19 मृत्यु दर है वो भी ज्यादा देखी गई। तो ऐसे समय में सभी को साफ वायु में सांस लेने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए और यह समय सरकार ने साफ वायु में सांस लेने के जो अधिकार है उस पर जवाबदेही की भावना दिखाई है और इस पर अधिक जोर दिया है। लेकिन इसी के साथ में अगर हम अर्थव्यवस्था का क्षेत्र देखें तो तमिलनाडु जो है वहां पे 90% पटाखों का उत्पादन होता है। जितने भी फटाके बनते हैं उसका 90% उत्पादन तमिलनाडु में होता है और मुख्य रूप से ये उत्पादन होता है शिवकाशी के क्षेत्र में। लेकिन इस साल पटाखों पर जो पूरे देश में वायु गुणवत्ता के आधार पर प्रतिबंध लग रहे हैं उसके चलते यहाँ के जो उद्योग हैं वो प्रभावित होंगे और उत्पादक जो है वो इससे प्रभावित होंगे। और इसमें उत्पादकों का ये बोलना है कि इससे लगभग 2300 करोड़ रुपए का उत्पादन जो है वो प्रतिनिधित्व करता है तमिलनाडु, जो कि प्रभावित होगा। साथ ही ये बोला जा रहा है कि ऐसे समय में श्रमिकों के लिए एक पारदर्शी मुआवजा योजना आनी चाहिए। साथ ही जो उत्पादक है उनके लिए उपयुक्त राहत आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अभी के समय में एक लंबे समय के समाधान की आवश्यकता है, जिससे कि ये जो शिवकाशी का क्षेत्र है यहाँ पर व्यापक आधार वाली जो आर्थिक गतिविधि होती है फटाकों से उस पर निर्भरता को कम किया जा सके और इस क्षेत्र को और कई अन्य राहत पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एयर पॉल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण जो है, उसके आधार पर फटाकों पर बैन लगाया है और ये किस प्रकार से आवश्यक था। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है, द कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग एयर। ये जो एडिटोरियल है इसमें यह बताया गया है कि जो वायु की गुणवत्ता है उसे बेहतर बनाने के लिए जो पैकेज दिया गया है वो कितना आवश्यक हो सकता है और उसके अलावा किन चीज़ों की आवश्यकता है। केवल एक आर्थिक पैकेज जो है वो वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है और ये जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और प्रौद्योगिकी अर्थात एनवायरमेंट और इकोलॉजी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो ये जो
कॉलम है इसमें ये बोला गया है कि फरवरी में वित्त मंत्री जो है हमारे देश की निर्मला सीतारमन, उन्होंने भारत के 102 जो सबसे प्रदूषित शहर बोले गए हैं उनमें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2020-21 के लिए 4,400 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। वहीं पर अगर हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बात करें तो उसके तहत धनराशि का जो उपयोग है वो 2017 का जो पर्टिकुलेट मैटर का स्तर है उस स्तर को 2024 तक 20% से 30% तक कम करने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन ये बोला गया कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि बाद के वर्षों में ये जो बजटीय परिव्यय है वो किस प्रकार से होगा। ये जो 1 साल के लिए तो बजट की बात की गई, लेकिन इसके बाद में बजट किस प्रकार से आगे बढ़ेगा इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हालांकि ये जो सरकार है इसके द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा वार्षिक आवंटन लाया गया था, लेकिन इसका ठीक ब्लूप्रिंट क्या होगा और ये जो राशि की घोषणा की गई इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, ये स्पष्ट नहीं था। ये बोला गया कि अभी नवंबर के महीने तक इसमें से जो आधे पैसे हैं वही केवल 15 राज्यों में और उन 15 राज्यों में कुल 42 ऐसे शहर हैं वहां पर आवंटित किए गए हैं। शेष के लिए बोला जा रहा है कि वो जनवरी में दिए जाएंगे, लेकिन उनके लिए ये बोला जा रहा है कि ये इस प्रकार से दिए जाएंगे कि किस प्रकार से राज्यों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उस मापदंड के आधार पर, और इसके लिए केंद्र सरकार अभी भी कार्य कर रही है और ये स्पष्ट नहीं है कि इनका आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा। इसके अलावा इस कॉलम में ये बोला गया है कि जो समस्या का पैमाना है वो अभी पता नहीं है। इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि जो समस्या है वो प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण कितना है और उसके लिए कितने बजट की आवश्यकता है ये भी अभी हमारे देश में सही से नहीं पता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये स्पष्ट नहीं है कि ये जो राशि है ये वायु गुणवत्ता में सुधार करने में और उस कार्य को संभालने के लिए पर्याप्त भी है या नहीं है, क्योंकि समस्या का जो पैमाना है कि जो वायु प्रदूषण है वो कितना है अभी यही अज्ञात है। अगर हम दिल्ली के संबंध में बात करें, दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है और कम से कम 2 दशकों से ये पता है कि एक तरीके से जो दिल्ली है वो प्रदूषण का प्रतीक है। दिल्ली को कई बार नेशनल कैपिटल की जगह नेशनल पॉल्यूशन कैपिटल भी बोला जाता है, तो ये साफ तरीके से पता है कि दिल्ली प्रदूषण का प्रतीक है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 2 वर्षों में केवल निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता को मॉनिटर करने के लिए, परिवेशी वायु गुणवत्ता जो है उसकी जांच करने के लिए एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने में कामयाब रहा। जब हमें 2 दशकों से अर्थात 20 वर्षों से ये पता है कि यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी केवल 2 वर्षों से इसमें कार्य किया गया और इसके संबंध में इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए वायु गुणवत्ता का जो मॉनिटर है उसका एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है। और दिल्ली के संबंध में ये बोला गया है कि दिल्ली इस नेटवर्क को स्थापित करने में अभी कामयाब रहा है और यहाँ पर कुल 37 इस प्रकार के मॉनिटर स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए ये बोला जा रहा है कि ये पूरे देश में लगभग उच्चतम है। और ये जो मॉनिटर है इन्हें प्रबंधित किया जाता है कई संबद्ध निकायों के द्वारा और कई सरकारों के द्वारा, लेकिन उसमें भी ये जो नेटवर्क है इसमें कई संगठन है और इसमें ये देखा जाता है कि इनके द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसमें कई प्रकार की त्रुटियां होती है और कई प्रकार के इसमें अपभ्रंश अध्ययन जो है वो भी पाए गए। तो इस प्रकार से जो प्रदूषण की डिग्री है उसको निर्धारित करने के लिए हमारे पास में न्यूनतम डेटा उपलब्ध है और उसके अलावा हमें ये नहीं पता है कि जो प्रदूषण हो रहा है उसमें से कितना जो भाग है वो हमारी जो गतिविधियां होती है जैसे कि निर्माण, सड़क की धूल, वाहन, इनसे आता है और कितना बाहरी स्रोतों से लाया जाता है जैसे कितना ढूंढ के जलने से आता है। तो अभी ये भी जो शोध है उसमें पूर्ण रूप से डाटा हमें प्राप्त नहीं है और कई प्रकार की मुकदमेबाजी करने के बाद में और कई प्रकार की इसमें बहसबाजी करने के बाद में अब हमें वास्तव में इसके बारे में कुछ पता चलना शुरू हुआ है और इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी जो बजट पुस्तकों में आवंटन किया है उससे कई अधिक राशि लगी है हमें इसका पता लगाने में। इसके साथ ही अगर हम धन आवंटन के बारे में बात करें तो ये बोला जा रहा है कि सबसे प्रदूषित शहरों और राज्यों में से जिन्हें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के द्वारा धन आवंटित किया गया है उनमें ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो इस धन का उपयोग है वो
माप के कार्य में करेंगे, इसका मापन करने में कि इस क्षेत्र में कितना वायु प्रदूषण है, कितना एयर पॉल्यूशन है। तो अगर हम इसमें महाराष्ट्र और यूपी जैसे स्थानों के बारे में बात करें तो इनको जो धनराशि मिली है, जो अधिकतम धनराशि मिली है इनके क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, साथ ही उत्तर प्रदेश जो है उसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, तो इन्हें लगभग 400 करोड़ की राशि मिली है। इसी तरीके से जो शोध एजेंसियां हैं, कार्बन कॉपी और रेस्पिरर लिविंग साइंसेज, इनने एक विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण से हाल ही में ये पता लगा है कि 122 जो शहर हैं उनमें से केवल 59 शहर ऐसे हैं जिनमें PM 2.5 का डेटा उपलब्ध है। अगर हम 2016 से 18 के बीच की बात करें तो उस समय केवल 3 राज्य ऐसे थे जिसमें PM 2.5 पार्टिकल की रीडिंग प्राप्त करने से संबंधित या वायु प्रदूषण की रीडिंग प्राप्त करने से संबंधित जो मॉनिटर है वो स्थापित किए थे। तो अधिकांश जो शहर है उसमें इसे मॉनिटर करने के लिए, जो मापन के लिए मॉनिटर है वो भी उपलब्ध नहीं है, और ये जो पैकेज है उसका अधिकांश मात्रा में जो खर्चा है वो इन शहरों के द्वारा इस मापन के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही 2016 से पहले जो डाटा है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। 2016 से पहले कितना पॉल्यूशन था इसके बारे में सार्वजनिक रूप से पता नहीं है, जो कि अतुलनीय कटौती की तुलना करता है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि अभी तक ये जो मॉनिटरिंग की जाती थी ये मैनुअल मशीनों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब इन मैनुअल मशीनों को स्वचालित मशीन जो होती है उनसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। लेकिन ये जो स्वचालित मशीनें होती है इसके संबंध में हम आयात पर निर्भर है और अधिकांशतः इन मशीनों का आयात हमारे द्वारा किया जाता है, जो कि काफी हद तक महंगा होता है। लेकिन इसी के साथ में कम लागत करने वाली ये जो स्वचालित मशीनें होती है इन्हें बनाने और स्थापित करने के लिए हमारे देश का जो IIT संस्थान है कानपुर वो इसके संबंध में कार्य कर रहा है। तो अगर इस प्रकार की मशीनरी आती है तो मॉनिटरिंग में भी मदद मिल सकेगी। इसके अलावा इस कॉलम में ये बताया गया है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये जो मूल्य का आवंटन किया गया है, केवल ये मूल्य आवंटन करना पर्याप्त नहीं है और इसके अलावा क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर ये आवंटन नहीं किया गया है। इस कॉलम में ये बताया है कि जो निधि है उसे प्रशिक्षित जनशक्ति और समर्थन प्रणाली को प्रभावी ढंग से व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आवश्यक नहीं है। और ये जो लागत है ये महत्वपूर्ण होने की संभावना है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू सफाई का भी आता है। तो अगर हम सफाई के संबंध में बात करें तो अनुसंधान एजेंसियों के द्वारा जो सूचना के अधिकार के तहत प्रकटीकरण किए गए उससे ये पता लगता है कि जो महाराष्ट्र के 4 शहरों में आवंटन किया गया है पैसे का, उसमें 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसमें से जो प्रदूषण सफाई की गतिविधियां होती है उसको केवल 50% इसका हिस्सा दिया गया है। प्रदूषण सफाई गतिविधि से मतलब है कि प्रदूषण कम करने के लिए जिन गतिविधियों की आवश्यकता होती है उसको केवल 50% हिस्सा दिया गया है। और इसके अलावा जो मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर होते हैं उनके लिए 11 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो हर शहर में विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर इन अनुपातों में बदलाव होने की संभावना है, इसलिए बजटीय आवंटन जो है वो अकेले वायु प्रदूषण को कम करने का सही लागत को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसके अलावा ये बोला गया है कि केवल पैसा देना पर्याप्त नहीं है और इसका एक काफी अच्छा उदाहरण हम NCR अर्थात हमारा दिल्ली का जो राजधानी क्षेत्र है उसके मामले में देख सकते हैं। तो दिल्ली का जो राजधानी क्षेत्र है वहां पर कृषि मंत्रालय के द्वारा पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां पर किसानों को सब्सिडी वाले उपकरण प्रदान किए गए और इसके साथ ही उनके द्वारा पराली को जो जलाया जाता है उसे कम करने के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपए तक का खर्च किया गया। लेकिन फिर भी अभी के समय में ये देखा गया कि पिछले साल की तुलना में इस साल कृषि में जो पराली जलाई जाती है वो और अधिक हुई और साथ ही दिल्ली में जो शीतकालीन वायु का संकट है वो अभी भी अपरिवर्तित है और दिल्ली में अभी भी ये देखा जा रहा है कि ठंड के समय में वायु काफी प्रभावित होती है। इसके साथ ही अनुकूल मौसम विभाग जो है उसके द्वारा भी यही जानकारी जारी की गई है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हालांकि धनराशि जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही उचित प्रवर्तन, पर्याप्त कर्मचारी और भूमि पर प्रदूषण के स्रोतों को उपज करने की और इसकी एक्चुअल में ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है और साथ ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसके लक्ष्य को प्राप्त
करने के लिए इन सभी की भी आवश्यकता है पैसे के साथ में। अब हम चलते हैं इससे संबंधित एक मुख्य परीक्षा के प्रश्न की तरफ। तो मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न है, बजटीय आवंटन अकेले वायु प्रदूषण को कम करने की सही लागत को नहीं दर्शाते हैं। बयान की जांच करें और प्रदूषण को कम करने और स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय सुझाएं। ये 15 अंक का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है, द वॉर विद इन। ये जो एडिटोरियल है ये हमारी यूपीएससी की परीक्षा के जीएस पेपर 2 के आईआर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस एडिटोरियल में बात की गई है इथोपिया की। इथोपिया के लिए एक फैक्ट ये है कि ये अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है उसका एक भाग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है सीड। तो अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है उसमें 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। एक देश है इथोपिया, यहाँ पर सिविल वॉर अर्थात गृह युद्ध जैसी स्थिति चल रही है जिसके बारे में इस एडिटोरियल में बताया गया है। इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि इथोपिया को अपने जातीय और क्षेत्रों के बीच में जो संतुलन है उसे बहाल करने के लिए एक राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है। तो इथोपिया में क्या संकट चल रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हुआ क्या कि 2018 में जब इथोपिया में अबी अहमद इथोपिया के राष्ट्रपति बने तो उस समय ये उम्मीद की जा रही थी कि अबी अहमद जो कि पूर्व खुफिया अधिकारी हैं वो देश के लिए एक नई सुबह लेकर आएंगे और देश के लिए अच्छे कार्य करेंगे, और जल्द ही वह राजनीतिक विरोध में पहुंच गए। साथ ही इनके द्वारा एरिट्रिया के साथ में शांति बनाई गई और एरिट्रिया के साथ में इनके द्वारा जो शांति बनाई गई इसके चलते इन्हें 2019 में जो नोबेल पीस प्राइज है, नोबेल का शांति पुरस्कार है, उससे भी सम्मानित किया गया था। लेकिन जल्द ही ये देखा गया कि ये जो परिस्थिति है इसमें परिवर्तन हो गया और पिछले हफ्ते ये देखा गया कि श्री अबी जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री बने थे उनने देश का जो टाइग्रे क्षेत्र है वहां पर युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टाइग्रे क्षेत्र है देश का, इसके संबंध में इनके द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी। और ये युद्ध की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि इस क्षेत्र में जो संघीय सैन्य अड्डा है उस पर टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जो है अर्थात टीपीएलएफ उनके द्वारा यहाँ पर सैन्य अड्डे पर हमला किया गया था, जिसके जवाब में श्री अबी ने देश के टाइग्रे क्षेत्र में युद्ध की घोषणा कर दी। अगर हम यहाँ पर टीएएलएफ के बारे में बात करें तो 1991 में सैन्य तानाशाही जब समाप्त हुई थी इथोपिया में तो उसके बाद में जब गठबंधन बना था तो उस गठबंधन का हिस्सा बनी थी ये एक मिलिशिया पार्टी है ये, और वो गठबंधन जो है वो देश का सत्तारूढ़ गठबंधन बना था, उनके द्वारा देश में सरकार चलाई गई थी। और वो गठबंधन था इथोपियाई पीपल रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट और इसमें टीपीएलएफ ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके बाद में जब श्री अबी सत्ता में आए तो उनके द्वारा क्या किया गया कि टीपीएलएफ के कई जो अधिकारी हैं उनको वरिष्ठ सरकारी पद जो है उनसे हटा दिया गया और उसके साथ ही सरकार के हाथों में और अधिक शक्ति केंद्रित करने के लिए उनके द्वारा टीपीएलएफ जो है उसे अलग कर दिया ताकि उनकी जो सरकार है उनके हाथ में ज्यादा शक्तियां आ पाए। इसके साथ ही जो संघीय सरकार है श्री अबी की उनने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए अगस्त 2021 तक आम चुनावों को स्थगित कर दिया, जिसके चलते टाइग्रे का जो क्षेत्र है वहां के जो राजनेता है उन्होंने श्री अबी पर ये आरोप लगाया कि वो सत्ता को हथियाना चाहते हैं। और इसके बाद में टाइग्रे का जो क्षेत्र है वहां के राजनेताओं ने सितंबर में इस क्षेत्र में चुनाव करने का फैसला लिया, जिसे कि जो इथोपिया की सरकार है उसने अपने विरुद्ध माना और जिसके चलते जो तनाव है वो बढ़ गया और इस तनाव के बढ़ने के कारण ही जो बेस था उस पर हमला किया गया, जिसके जवाब देने के लिए श्री अबी अहमद ने युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो एक तरीके से इथोपिया की जो दो अलग अलग राजनीतिक आइडियोलॉजी है उनके बीच में
सत्ता को प्राप्त करने के लिए और देश के शासन को प्राप्त करने के लिए एक तरीके से मुठभेड़ चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम टाइग्रे का जो रीजन है इस क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये इथोपिया के 110 मिलियन लोगों में से लगभग 6% है। लेकिन इसके अलावा इस क्षेत्र के लिए बोला जाता है कि इस क्षेत्र में काफी ज्यादा संसाधन है। साथ ही पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र ने सरकार में बाहरी प्रभाव दिखाया है और अपने बाहरी प्रभाव का आनंद लिया है, जबकि सबसे बड़ा इथोपिया का जो जातीय समूह है ओरोमो से, उसने ये शिकायत की है कि वो हाशिए पर आ गए हैं, वो अलग हो गए हैं। और श्री अभी जो है वो एक ओरोमोस हैं, ये इस जातीय समूह का हिस्सा है। इनने ये कहा है कि उनका जनादेश क्षेत्रों पर इथोपियाई हितों को रखना है और जो पावर में असमानता है, जो शक्ति में असमानता का वितरण है, उसको सही करना है। लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, श्री अभी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनने अक्सर अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न किए हैं। अगर हम ओरोमो क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर श्री अभी के जो आलोचक हैं वो ये शिकायत करते हैं कि श्री अभी जो है वो संघीय सरकार के लिए और अधिक शक्तियों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो टाइग्रे का रीजन है उनका श्री अभी के संबंध में ये कहना है कि उनके हथियारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं श्री अभी। इसी के साथ में इस साल की शुरुआत में क्या हुआ था कि एक गायक हैं जिनका नाम था हिंचू हंडेसा, उन पर गोली चली थी और इसके बाद में इसका काफी घातक विरोध प्रदर्शन देखा गया और एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति उसके बाद में देखी गई। और उसके बाद में अब जब टाइग्रे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा बमबारी करने का फैसला लिया गया तो ये श्री अभय ने अपने लोगों पर एक प्रकार से युद्ध की घोषणा की है, जबकि जातीय तनाव जो है वो पहले से ही काफी बड़ा हुआ था। वह टाइग्रे का जो क्षेत्र है उसके विरोधी राजनेताओं को एक मजबूत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और उनके द्वारा ये जो युद्ध की घोषणा की गई उससे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धैर्य है उनका वो अब खत्म हो रहा है। इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके का जो सैन्य अभियान है उसे चलाकर वो जातीय और क्षेत्रों के बीच में जो संघर्ष है उसे कम कर सकेंगे तो ये गलत है। और ये बोला गया कि इस तरीके से अगर युद्ध किया जाएगा तो जातीय आधार पर जो विभाजन क्षेत्र में मिलिशिया हैं वो विभाजन और ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे जनता में काफी ज्यादा संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। तो इस एडिटोरियल में अंत में ये बोला गया है कि अपने क्षेत्र में बमबारी करने की बजाय श्री अभी जो है उनको क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व और विशेष रूप से टीपीएलएफ जो है उसके साथ में एक सामान्य आधार खोजने की कोशिश करनी चाहिए और जातीय और क्षेत्रों के बीच में संतुलन बहाल करना चाहिए और संघीय सरकार को विकेंद्रित करके देश को शांति की तरफ ले जाना चाहिए और इस प्रकार के सैन्य अभियान नहीं चलाने चाहिए। तो इसके संबंध में हमने यहाँ पर इथोपिया की चर्चा करी। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है जो कि पेज नंबर 7 पर एक कॉलम प्रकाशित हुआ है। ये हमारे अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था विषय के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेसन्स फ्रॉम वियतनाम एंड बांग्लादेश। तो ये जो एडिटोरियल है इसे लिखा गया है अजय श्रीवास्तव के द्वारा, जो कि इंडियन ट्रेड सर्विस के ऑफिसर हैं। और इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि भारत जो है वहां पर नवाचार के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, व्यापार करने की लागत को कम करने के संबंध में सुधार किए जा रहे हैं और इस संबंध में जो भारत है वो अब अच्छा निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार है। तो इसमें ये बताया गया है कि भारत जो है वो वियतनाम और बांग्लादेश के द्वारा जो मॉडल अपनाया गया है उनसे क्या सीख सकता है। तो यहाँ ये बताया है कि वियतनाम और बांग्लादेश जो है वो एक रोल पर हैं, जबकि चीन के बाद में बांग्लादेश जो है वो दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक बन गया है। इसके साथ ही अगर हम वियतनाम की बात करें तो पिछले 8 वर्षों में वियतनाम जो है उसका निर्यात लगभग 240% तक बढ़ा है। तो यहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश जिस प्रकार से दूसरे नंबर का परिधान निर्यातक बन गया और वियतनाम का जो निर्यात 240% तक बढ़ा है, तो किस चीज ने इन दोनों देशों की मदद की है और भारत इससे किस तरीके से सीख सकता है। तो अगर दोनों देशों की सफलता की कहानियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो अगर सबसे पहले
पहले हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम जो है वो एक खुली व्यापार नीति है वहाँ पर। इसी के साथ ही वहाँ पर एक सस्ती कार्यबल है, सस्ता श्रम वहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा विदेशी फर्मों के लिए यहाँ पर उदार प्रोत्साहन दिया है वियतनाम ने, जिसके कारण उसे सफलता प्राप्त हुई है। तो वियतनाम जो है उसके द्वारा मुख्य रूप से जो मुक्त व्यापार समझौते होते हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, उसके माध्यम से वियतनाम एक खुली व्यापार नीति का पालन करता है और ये सुनिश्चित करता है कि इसके महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार जो हैं, जैसे कि यूएसए, यूरोपीय संघ, चीन, जापान, साउथ कोरिया और भारत, ये वियतनाम में बने उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं लेते हैं। वियतनाम के द्वारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है उससे क्या होता है कि वियतनाम से इन देशों में जो आयात किया जाता है उस पर आयात शुल्क नहीं लगता है और वियतनाम का घरेलू बाजार जो है वो भागीदारों के उत्पादों के लिए खुला है। मतलब अगर वियतनाम से इन देशों में आयात आता है तो ये आयात शुल्क नहीं लेते हैं। साथ ही वियतनाम ये बोलता है कि अगर इन देशों से वियतनाम में कुछ आता है तो वियतनाम इसके लिए खुला है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यूरोपीय संघ जो है उसके 99% उत्पाद जो है वो जल्द ही वियतनाम में ड्यूटी फ्री प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही वियतनाम जो है उसने देशों को निवेशकों के लिए आकर्षित करने के लिए अपना जो घरेलू कानून होता है उसमें भी बदलने में सहमति व्यक्त की है और ये बोला है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो देश की जो स्थानीय व्यवसाय हैं, जो डोमेस्टिक बिजनेस हैं, उनके साथ में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो यूरोपीय यूनियन की फर्में हैं वो अपनी दुकानें वियतनाम में खोल सकती है, खुदरा व्यापार में प्रवेश कर सकती है। साथ ही सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए ये जो विदेशी फर्में हैं ये वियतनाम में बोली लगा सकती है। जो बिजली का क्षेत्र है, रियल स्टेट का क्षेत्र है, अस्पताल का क्षेत्र है, रक्षा और रेलवे परियोजनाओं जैसे जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ये विदेशी कंपनियां वियतनाम में भाग ले सकती है। लेकिन भारत के लिए ये बोला गया कि इस तरीके का जो मॉडल है वो भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से बाहर की कंपनियां आकर बिजली, रियल स्टेट, अस्पताल, रक्षा और रेलवे जैसी जो परियोजनाएं हैं उसमें अगर निवेश करेगी तो ये किसानों के लिए और जो स्थानीय उत्पादक होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। तो ये जो मॉडल है ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ बातें भारत इससे सीख सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले साल वियतनाम ने $16 बिलियन से अधिक का निवेश प्राप्त किया है और उसके परिणाम स्वरूप वियतनाम का जो निर्यात है, जो कि 2010 में 83.5 बिलियन डॉलर था, वो अब बढ़कर 2019 में लगभग 279 बिलियन डॉलर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बढ़ चुका है वियतनाम में। इसके अलावा वियतनाम जो है वो एक एकल पार्टी राज्य है। इसके कारण ये जो अपनी घरेलू आवाजें हैं उनको अनदेखा कर सकता है, लेकिन भारत के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। इसके अलावा एक दशक से भी अधिक समय से सैमसंग, कैनन, फॉक्सकॉन, H&M, नाइकी, एडिडास, आइकिया, ये जो बड़े ब्रांड हैं ये अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए वियतनाम की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे कि वियतनाम का जो निर्यात है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब हम अगर चर्चा करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश में यूरोपीय संघ और अमेरिका के लिए बड़े पैमाने पर निर्यात देश की जो निर्यात कहानी है वो बनाई है। बांग्लादेश का जो निर्यात है वो मुख्य रूप से यूरोपीय संघ और अमेरिका के लिए होता है और ये इसके निर्यात में एक बड़े पैमाने पर योगदान देते हैं। यूरोपीय संघ जो है वो बांग्लादेश जैसे जो छोटे देश होते हैं उनको कम से कम विकसित देशों से परिधान और अन्य उत्पादों के आयात की अनुमति देता है। तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा इस तरीके के देशों को LDC की श्रेणी में रखा जाता है, जिससे वहां से जो परिधान और अन्य उत्पाद होते हैं उनके आयात को अनुमति मिलती है। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि बांग्लादेश को ये जो सुविधा है वो 4 से 7 सालों के बाद में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस प्रकार से निर्यात बढ़ने से वहां की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ जाती है और उसके बाद में इस देश का जो LDC का दर्जा है वो खत्म हो जाएगा और यूरोपीय यूनियन जो है वो बांग्लादेश से इतना जो आयात है वो नहीं करेगा। बांग्लादेश जो है वो अपने निर्यात की जो बास्केट है, जो टोकरी है, उसमें विविधता लाने के लिए काफी कार्य कर रहा है और एक अच्छे पड़ोसी देश के रूप में भारत जो है वो बांग्लादेश के सभी उत्पादों को शुल्क मुक्त स्वीकार करता है। बांग्लादेश से शराब और तंबाकू जैसे
उत्पाद हैं वो आते हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी उत्पाद हैं उसे भारत बांग्लादेश से शुल्क मुक्त रूप से स्वीकार करता है। इसी प्रकार से वियतनाम और बांग्लादेश जो हैं वो व्यापार से बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं और व्यापार ने धन और रोजगार का सृजन किया है और 2 दशकों से भी कम समय में इस देश की जो गरीबी का स्तर है वो कम हो गया है और ये गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। तो अगर हम ये देखें कि वियतनाम और बांग्लादेश का जो मॉडल है उसमें से किन तत्वों का भारत को अनुसरण करना चाहिए, भारत के पास में इनसे सीखने के लिए क्या है, तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से महत्वपूर्ण सीखने के लिए ये है कि त्वरित कारोबार के लिए बड़ी कंपनियों का समर्थन करने की आवश्यकता है। अभी भारत के द्वारा क्या किया जाता है कि जो छोटे व्यवसाय होते हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश का जो मॉडल है बड़ी कंपनियों में निवेश करने का, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि बड़ी जो ब्रांड निर्माण है वो हो और गुणवत्ता की आवश्यकताएं पूरी हो और साथ ही विपणन की जो बड़ी फर्म है उन्हें तैनात किया जा सके। इसके बाद में क्या होगा कि अगर इस तरीके से बड़ी कंपनियों का निर्माण होगा, बड़े ब्रांड का निर्माण होगा, तो उसके बाद में जो छोटी फर्में होती है, जो छोटी कंपनियां होती है, वो इन बड़ी ब्रांड के लिए एक प्रकार से आपूर्तिकर्ता का कार्य कर सकती है और अगर ये आपूर्तिकर्ता का कार्य करेंगे छोटी फर्में तो अंततः ये भी बड़ी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम वियतनाम के बारे में बात करें तो वियतनाम ने क्या किया कि अपने जो निवेशक होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने जो घरेलू कानून होते हैं उसमें बदलाव किए। फिर भी वियतनाम जो है उसका अधिकांश निर्यात जो है वो 5 क्षेत्रों में होता है। इसके विपरीत भारत का जो निर्यात है वो काफ़ी विविध है। यहाँ पर अगर हम आर्थिक जटिलता सूचकांक के बारे में बात करें तो आर्थिक जटिलता सूचकांक क्या होता है कि देश के इस बात पर आधारित होता है कि वहाँ की जो उस देश की विनिर्माण निर्यात टोकरी है उसमें कितनी विविधता है और वो कितनी जटिल है, और ये एक बिंदु के रूप में दर्शाता है। तो अगर हम चीन की बात करें तो चीन के लिए ये आर्थिक जटिलता सूचकांक का रैंक 32 है, भारत का रैंक है 43, वियतनाम का रैंक है 79 और बांग्लादेश का रैंक है 127। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत जो है वो वियतनाम और बांग्लादेश की तुलना में हमारी जो विनिर्माण गतिविधियां हैं वो काफी विविध है। और इसके अलावा वियतनाम के विपरीत भारत जो है वहां पर एक विकसित घरेलू और पूंजी बाजार भी मौजूद है। विनिर्माण और निवेश जो है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा क्या किया जा सकता है कि भारत पूर्व अनुमोदित कारखाने स्थानों के लिए क्षेत्रीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर सकता है। मतलब भारत इस प्रकार के क्षेत्रीय औद्योगिक क्षेत्र बना सकता है जहां पर पूर्व अनुमोदित कारखाने हो, और उससे क्या होगा कि अगर कोई ऑपरेशन चालू किया जाता है तो उस ऑपरेशन को, उस कार्य को, विनिर्माण गतिविधि को कुछ हफ्तों में ही शुरू किया जा सके और कुछ हफ्तों में ही एक फर्म को चालू किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि फर्म को अगर आना है, किसी विदेशी निवेशक को आना है तो उसे भूमि खोजने के लिए और दूसरे जो परमिट होते हैं, जो अनुमोदन होते हैं, उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता हो। इसकी जगह पूर्व अनुमोदित कारखाने बनाए जा सकते हैं जहां पर कुछ ही समय में ऑपरेशन चालू किया जा सके। अगर हम वियतनाम के बारे में बात करें तो वियतनाम में जो निर्यात है उसका त्वरित निर्माण हुआ है, जो वो बड़ा है बड़े बहुराष्ट्रीय निवेश के परिणाम स्वरूप। लेकिन इसके अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात जो है वो कहीं और उत्पादित वस्तुओं की एक अंतिम असेंबली है। मतलब कहीं और उत्पादित वस्तुएं होती है वो वियतनाम में आती है, वियतनाम में उनकी असेंबली होती है और फिर वहां से उसका निर्यात हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो राष्ट्रीय निर्यात है वो बड़ा दिखता है, लेकिन उससे जो एक्चुअल में डॉलर का लाभ होता है वो लाभ काफी कम होता है। चीन जो है वो भी इसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमारा जो आर्थिक विकास करना है हमें, वो जैविक विकास होना चाहिए, वो केवल दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए और वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो किसी दूसरे क्षेत्र को नुकसान न पहुंचाए। तो यहाँ पर एक प्रश्न की बात की गई है इस एडिटोरियल में कि क्या एक देश को अन्य क्षेत्र की कीमत पर अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके संबंध में यहाँ पर ये बोला गया है कि जो निर्यात है उसे अगर हम जीडीपी के अनुपात में देखें, अर्थात ईजीआर के रूप में देखें। ईजीआर क्या है? एक्सपोर्ट जीडीपी
रेशो कि हमारी जो जीडीपी है उसमें से एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट का रेशो कितना है। तो अगर हम इसमें वियतनाम के बारे में बात करें तो वियतनाम का ईजीआर जो है वो 107% है। तो इससे ये पता लगता है कि निर्यात पर जो वियतनाम है उसकी काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है। और अगर ऐसे समय में किसी प्रकार की वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता आती है तो देश उससे काफ़ी असुरक्षित हो सकता है। जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती है और जो निर्यातक देश होते हैं उनका ईजीआर काफ़ी कम संख्या में है। अगर हम अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका का ईजीआर 11.7% है, जापान का ईजीआर 18.5% है, भारत का ईजीआर है 18.7%। यहाँ तक कि अगर हम चीन की भी बात करें तो चीन के द्वारा जितने भी प्रकार की व्यापारिक समस्याएं देखी जाती है उसके देखते हुए चीन का ईजीआर 18.4% है। लेकिन वियतनाम का ईजीआर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात ये निर्यात पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। और अगर कोई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता आती है, जैसे अभी कोविड-19 के समय में देखा गया कि सभी जो एक्सपोर्ट हैं वो बंद हो गए, तो उसमें ये जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित हो सकता है। इस प्रकार से जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं या निर्यातक देश जो हैं वो एक खुली व्यापार नीति का पालन करते हैं और इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक संतुलित मात्रा में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं उन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और ये जो अर्थव्यवस्थाएं होती है, ये जो घरेलू चैंपियन होते हैं, जो घरेलू उत्पाद होते हैं और साथ ही जो एमएनसी होती है उनका एक स्वस्थ मिश्रण होते हैं। अर्थात ये ना तो केवल घरेलू उत्पादों पर निर्भर होते हैं, ना केवल एमएनसी पर निर्भर होते हैं, ये इन दोनों का एक स्वस्थ मिश्रण है। जबकि यहाँ पर ये देखा जाता है कि निर्यात को प्राथमिकता जरूर दी जाती है, लेकिन अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की कीमत पर निर्यात को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो अभी के समय में जब भारत जो है उसके द्वारा नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसके माध्यम से जैविक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक है। नवाचार को बढ़ावा देने और व्यापार करने की लागत को कम करने के जो सुधार हो रहे हैं भारत में, उसमें भारत जो है वो सबसे अच्छा निवेश आकर्षित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में आगे एकीकृत होने के लिए अभी तैयार है। इसके संबंध में हम एक प्रश्न देखते हैं मुख्य परीक्षा का। प्रश्न है, निर्यात आधारित विकास का प्रबंधन करने के लिए भारत वियतनाम और बांग्लादेश से क्या सबक सीख सकता है। ये 10 अंक का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। अब हम चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ जो कि पेज नंबर 13 पर प्रकाशित हुआ है। ये जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूज है, इंडिया मालदीव्स साइंस फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट टाइज, अर्थात भारत और मालदीव्स के बीच में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और मालदीव्स ने सोमवार को 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि एक कनेक्टिविटी योजना है जिसके लिए $100 मिलियन का अनुदान शामिल है। और इसके साथ ही हमारे देश के जो विदेश सचिव हैं हर्ष श्रृंगला और मालदीव्स के नेतृत्व ने कोविड-19 महामारी के बीच में आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के जो तरीके हैं उन पर चर्चा करी। हमारे देश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो विदेश सचिव हैं हर्षवी श्रृंगला, वो नई दिल्ली के बाहर और आसपास के जो प्रमुख देश हैं उसके हिस्से के रूप में हिंद महासागर द्वीप समूह जो है ये मालदीव्स इसकी 2 दिवसीय यात्रा पर है। और मालदीव्स वो छठा देश है जहां पर श्रृंगला के द्वारा महामारी से संबंधित जो यात्रा प्रतिबंध है उसके बाद में जाया गया। इसके अलावा श्रृंगला जो है वो बांग्लादेश, म्यांमार, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की भी इस समय उन्होंने यात्रा की है, कोविड-19 महामारी के समय जो यात्रा प्रतिबंध थे उसके बाद में। तो अभी भारत और मालदीव्स के बीच में कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वो 4 समझौते हैं, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, दूसरा है युवाओं और खेल मामलों में सहयोग, तीसरा समझौता है मिट्टी और संयंत्र परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना से संबंधित, और चौथा है एक ड्रग डिटॉक्स सुविधा की स्थापना से संबंधित। तो भारत ने मालदीव्स में अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए कई उपायों को सुझाया है, जो कि अभी के समय में देखा जा रहा है कि मालदीव्स जो कि एक द्वीप समूह है वहां पर महामारी के चलते वो पर्यटन उद्योग में मार झेल रहा है। और पिछले महीने भारत ने बजटीय सहायता के रूप में एक सॉफ्ट लोन प्रदान किया था। और इसके साथ ही जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना है, इस परियोजना के तहत $100 मिलियन का तो अनुदान दिया गया है और इसके अलावा $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है।
तो टोटल $500 मिलियन के पैकेज की घोषणा की गई है। तो अगर हम यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब समझें कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो विकासशील और जो गरीब देश होते हैं उनको रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो एक तरीके का सॉफ्ट लोन या ऋण होता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया गया जो ऋण होता है उसको ऋणकर्ता देश जो होता है या फिर सरकार जो होती है उसके द्वारा एक समय सीमा में ब्याज सहित चुकाना भी होता है, इसलिए ये अनुदान नहीं है, ये एक प्रकार का ऋण ही है। लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा ऋण देने वाला जो देश होता है, जैसे यहाँ पर भारत के द्वारा ऋण दिया जा रहा है, तो इसकी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत जो समझौते होते हैं उसके मुताबिक ज्यादातर सामग्री की जो आपूर्ति है लाइन ऑफ क्रेडिट देने वाले देश के द्वारा की जाती है। जैसे अगर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है तो इसके संबंध में जो सामग्री है वो भारत के द्वारा दी जाएगी। यहाँ पर अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करें, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की, तो इसके तहत मालदीव में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से मालदीव की राजधानी जो है माले, उसको पड़ोस के 3 द्वीपों, वो 3 द्वीप कौन से हैं, विलिंगिली, गुल्हिफाऊ और थिलाफुसी, इन 3 द्वीपों से जोड़ा जाएगा। अर्थात मालदीव की राजधानी माले जो है उसके पड़ोसी देशों से जोड़ने के लिए लगभग 6.7 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा, ताकि इन द्वीपों के मध्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। तो इस प्रकार से जो चारों द्वीपों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उससे इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी और माले का जो क्षेत्र है वहां पर समग्र शहरी विकास को बढ़ावा मिल पाएगा। इसके बाद में अब हम चलते हैं इससे संबंधित प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अर्थात प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो माले को निम्नलिखित में से किस पड़ोसी द्वीपों से जोड़ता है, विलिंगली, फनादू, थिलाफुशी, गुल्हिफाऊ, अलीमड। तो इसका सही उत्तर है सी, 1, 3 एंड 4। इसके बाद में नेक्स्ट प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखेंगे ई संजीवनी से संबंधित। तो ई संजीवनी जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया वो क्या है, ये एक टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है। तो इससे संबंधित एक पॉइंट आया है ई संजीवनी ओपीडी, तो आपको ध्यान रखना है ये टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है रेड सैंडर्स से रिलेटेड। इससे रिलेटेड एक न्यूज प्रकाशित हुई है, किंगपिन ऑफ इंटरनेशनल रेड सेंटर रैकेट हेल्थ, इसमें बात की गई है रेड सैंडर्स की। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि रेड सैंडर्स क्या है। रेड सैंडर्स, जिसे पेट्रोकॉपस संतालिनस बोला जाता है या फिर इसे रेड सैंडर बोला जाता है, ये दक्षिण भारत का एक स्थानिक पेड़ है। ये आंध्र प्रदेश का जो पालकोंडा क्षेत्र है या फिर शेषाचलम पहाड़ी माला का क्षेत्र है, वहां पर उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन में पाया जाता है। इसके अलावा ये तमिलनाडु और कर्नाटक में भी पाया जाता है। रेड सैंडर्स जो है वो आमतौर पर लाल मिट्टी, गर्म और शुष्क जलवायु के साथ में चट्टानी परती और निम्नीकृत भूमि में उगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेड सेंटर है ये एक प्रकार का पेड़ है जिसकी लकड़ी का जो समृद्ध लाल रंग होता है, इसके कारण ये मूल्यवान है और इसकी लकड़ी में कोई सुगंध नहीं होती है। तो आपको इसे दक्षिण भारत का मूल रूप से उगने वाला जो सुगंधित संताल चंदन का पेड़ है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। रेड सैंडर अलग होता है और सुगंधित संताल चंदन अलग होता है। इसके संबंध में अगर हम प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न देखें कि लाल सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला पॉइंट है कि ये दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में से सबसे महत्वपूर्ण पेड़ों में से एक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि लाल सैंडर अब निर्यात प्रतिबंधों से मुक्त है, तो ये गलत है। तीसरा है कि इसका तेल मैसूर सैंडल साबुन के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, जिसे भौगोलिक संकेत अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के साथ में जोड़ा गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपदा मित्र से संबंधित। आपदा मित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि ये गंगा नदी की सफाई और सुरक्षा के लिए पहल है, तो ये गलत है। दूसरा, सरकार का फोकस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए शामिल करना है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई भी सही स्टेटमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपदा मित्र क्या है। इसके संबंध में एक न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें आपदा मित्र के बारे में चर्चा की गई है।
तो आपदा मित्र जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का उद्देश्य है कि पिछली बाढ़ के आधार पर देश में 30 ऐसे स्थानों की पहचान करना जो कि सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिले हैं और वहां पर आपदा प्रतिक्रिया में 200 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना। और ये जो स्वयं सेवक होंगे ये इन्हीं जिलों से होंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। यहाँ पर आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।